Hello students, this is Rita Walia. Today I am going to start chapter number 3 and third chapter is the our parliament. आज हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और उसमें यूनियन लेजिस्लेचर क्या है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये हमारा है सिविक्स का चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पे दी है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हाँ, हमें पता है कि हमारी इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री क्या थी? एक लोकतांत्रिक कंट्री, जहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है और लोगों के लिए सरकार होती है। तो जब चाहे उस सरकार को गिरा भी सकते हैं। A democratic country is one in which its citizens participate in the decision making process of the government. जहाँ पे इनकी जो लोग हैं, जो कंट्री के लोग हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। किसमें? अपने गवर्नमेंट की प्रोसेस में। अगर कोई भी प्रोसेस चल रहा हो तो उसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो सिटीजन की भी पार्टिसिपेशन हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो करेक्टराइज by the presence of social, political and economic equality among citizens. अब इसमें ये भी बताया गया कि इसमें प्रेजेंस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है वो किन के बीच में? अमंग सिटीजन्स के बीच में होती है। वी हैव अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हमारा जो सिस्टम वो कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट, इसके टाइप्स क्या है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। ठीक है, इसके कितने टाइप्स हैं हमारे पास? इसके टू टाइप्स हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो टाइप है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या दिया गया है कि इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम एंड इट रिप्रेजेंट्स द पीपल। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये सुप्रीम है और ये रिप्रेजेंट करती है पीपल को। द लेजिस्लेचर इज द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। जो लेजिस्लेचर है, इसका जो सेंटर है, इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, और या फिर इसको संसद भी कहते हैं हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया की कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमारा जो है ये है पार्लियामेंट हाउस। इन दिस सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ से हमें क्या पता चला कि पार्लियामेंट का जो रियल हेड है वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ही और शी, या तो वो अगर मेल है फीमेल है, इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। तो वही मेजोरिटी पार्टी जो पार्लियामेंट की वही लीडर होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर चूजेस द मिनिस्टर्स फ्रॉम अमंग द पार्टी टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर ही अपने ही पार्टी में से मिनिस्टर को चूज करता है, तो उसको एक फॉर्म बनाता है जितने मिनिस्टर्स बनते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर्स हो गए, ओके, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं? इनको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट का नॉमिनल हेड होता है। पीपल डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अभी क्या है कि इसमें हम देखिए प्राइम मिनिस्टर को तो हम चुनते हैं, बट प्रेसिडेंट को हम नहीं चुनते हैं। The executive or council of ministers is a part of legislature or the parliament. This is because all of them are also the member of the parliament. In this way, there is proper coordination between legislature and executive. The parliament has full control over the government. If the prime minister loses the majority in the parliament, the government has to resign. अगर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी मेजोरिटी पार्लियामेंट में नहीं होती है तो जो गवर्नमेंट है वो रिजाइन दे देती है। क्लियर? फिर दूसरी जो न्यू गवर्नमेंट वो चुनी जाती है। तो प्रेसिडेंटल फॉर्म, अभी इसमें प्रेसिडेंटल फॉर्म हम देखते हैं कि सेकंड जो प्रेसिडेंटल फॉर्म है वो क्या है। पहले हमने कौन सी अभी देखी? अभी देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म, अभी है प्रेसिडेंटल फॉर्म। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज बोथ द रियल एंड द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। अब देखो ये नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, बोथ द रियल एंड द नॉमिनल। देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे कोई भी इनकी कोई उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। यहाँ पे तो होता है बट यहाँ पे नहीं होता है। द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो प्रेसिडेंट है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। अब कौन से लोग हैं? ही और शी इज नॉट responsible to the legislature, that is the executive is not a part of the legislature. The parliament has no control over the president. पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है बिकॉज ही और शी कैन नॉट इजीली बी रिमूव ड्यूरिंग हिज और हर टेन्योर। क्योंकि उसके टेन्योर, मान लो कि उनका 5 ईयर का टेन्योर है
तो उस दौरान उनको मिलके रिमूव भी नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएसए में सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। अभी नेक्स्ट है कि नीड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या जरूरत है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की? अंडर द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो द पीपल ऑफ इंडिया लिव्ड इन फियर ऑफ गवर्नमेंट। तो क्योंकि लोग वहाँ पे डर से रहते थे, उस समय लोगों को बहुत डर था ब्रिटिशर्स का। पीपल डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द गवर्नमेंट्स डिसीजन, क्योंकि उस समय जो लोग थे गवर्नमेंट के काफी डिसीजन से सहमत नहीं होते थे, बट दे हैड टू फॉलो देम, पर उनको उनके अनविलिंगली उनको फॉलो करना पड़ता था। इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस, अगर वो उन डिसीजन का विरोध करने की कोशिश करते, दे फेस्ड ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, तो उनके साथ बहुत बुरे जो मिलती बर्ताव किया जाता, बहुत बुरा रिजल्ट उनको मिलता। द नेशनलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड हिज सिचुएशन। द नेशनलिस्ट बिगन टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो नेशनलिस्ट थे मिलके, जो हमारे राष्ट्रवादी थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उसकी आलोचना करना शुरू की। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। अब उन्होंने क्या महसूस किया कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की, उनको सेंसिटिव होना चाहिए किसके प्रति? लोगों की जरूरतों की, उनके डिमांड के प्रति। दैट्स व्हाई दे सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल अडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट। तो उस समय में इनकी ये आइडिया सपोर्ट किया गया था कि सभी जो 18 ईयर से ऊपर हो जाते हैं उनको वोट देने का राइट है। तो पहले, अभी एज 18 ईयर्स है, तो पहले ये एज होती थी 21 ईयर्स। ओके। इंडिया चोज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब कौन कौन से रीजंस हैं? दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसमें देखिए, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। कहते हैं कि ये ट्रू गवर्नमेंट, हम इसको रिप्रेजेंटेटिव पीपल है, ये लोगों के एक सच्चे, हम कह सकते हैं कि ये आप इनकी फॉर्म, जो गवर्नमेंट की फॉर्म है, एक सही फॉर्म है। इन दिस सिस्टम, अब इस सिस्टम के तहत क्या है कि द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए। हाउएवर दिस इज नॉट सो इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पर ऐसा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। In a parliamentary system, the president enables citizens of India to participate in decision making and control the government. अब इसमें क्या है कि पार्लियामेंट्री में जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं इंडिया के, उनको पार्टिसिपेशन होती है कि अपना डिसीजन दे सकते हैं और वो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। Our leaders were already familiar with the विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो हमारे लीडर थे उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का बहुत अच्छे से पता था। इन सच अ गवर्नमेंट अ डिस्टिंक्शन इज ड्रॉन बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द हेड ऑफ द स्टेट मे बी अ मोनार्क और रिपब्लिकन और एन इलेक्टेड पर्सन। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्क एक भी हो सकता है कि एक वंश से दूसरे वंश से, या रिपब्लिकन, या फिर इलेक्टेड, या फिर उसको मिलके इलेक्ट किया जाए, चुना जाए। He or she is only the nominal head and the performs only ceremonial functions। मिलके वो ceremonial function जो होते हैं, राजकीय function, उसमें को ही attend करते हैं on the advice of the head of the government। किसकी एडवाइस पे? हेड ऑफ द गवर्नमेंट की एडवाइस पे। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू डेली scrutiny of people through the representatives. It could be put out power anytime it failed to deliver the goods। अगर वो मिलके, अगर वो मिलके अच्छे से वो अपना जो लोगों को मिलके नहीं कर पा रही है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो वो उनकी जो पावर है वो आउट हो जाती है। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल हेड है स्टेट का। ही और शी हैज टू मेंटेन अ मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। आई मीन कि उनको क्या है कि वो, उनको क्या मेंटेन करना? मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल, इधर सिंगली और द कॉम्बिनेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टी। या तो अकेले भी कर सकता है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर भी वो कंट्रोल कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम हाउस। सभी ही सेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। In order to avoid conflicts between the executive and the legislature, the members of the Constituent Assembly opted for a parliamentary form of government। कहते हैं कि
कोई भी लड़ाई झगड़े से बचने के लिए बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, वो ऑप्ट करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ के लिए उनको ऑप्ट किया जाता है। तो ये हमने देखा यहाँ तक। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो पार्लियामेंट क्या है। तो पार्लियामेंट होती क्या, अभी इतनी देर से हम पार्लियामेंट का पढ़ रहे हैं, तो है क्या है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या है कि द लॉ मेकिंग बॉडी एट द सेंटर, ठीक है, आपने इसको लर्न रखना। द लॉ मेकिंग बॉडी एट द सेंटर इज कॉल्ड पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इज आवर कंट्री हैज इमेंस पावर्स। इमेंस होता है बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, क्योंकि ये लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा फॉर्म द पार्लियामेंट इन इंडिया। ये फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट को। द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कौन कौन से, एक राज्यसभा है, दूसरा है लोकसभा, ठीक है। ये एक 1 नंबर एंड दिस इज नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे लोकसभा, सबसे पहले लोकसभा देखते हैं कि लोकसभा क्या होती है। ये लोकसभा आप देख सकते हैं यहाँ पे। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो लोअर हाउस है उसको हम कहेंगे लोक, ठीक है। जो लो, एल से लो, लोअर हो गया तो एल से ही हो गया लोकसभा। और द हाउस ऑफ द पीपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। इट इज कॉल्ड सो, इसको ऐसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, क्योंकि इसमें वो मेंबर होते हैं जो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। अब इसमें देखिए इसकी कंपोजिशन क्या है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, हम ये देखेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा कैन बी 552। ये आपने लर्न रखनी है, कितने मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा के लिए, ठीक है। आउट ऑफ दीज 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। इनमें से जो 530 हैं, ठीक है, तो वो तो डिफरेंट स्टेट से चुने जाते हैं। और जो 20 यहाँ पे हैं फ्रॉम यूनियन टेरिटरी से होते हैं। और एट प्रेजेंट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 445। अब इस समय जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो है 445। ऑफ दीज 443 आर इलेक्टेड एंड 2 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। 443 तो इलेक्ट हो गए और उसके बाद जो 2 हैं वो उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी is divided into various constituencies. This constituency elects one member for the Lok Sabha. In addition, the President of India can nominate 2 members belonging to Anglo-Indian community if it does not have adequate representative in the Lok Sabha. तो यहाँ से पता चला कि लोकसभा में 552 members होते हैं, but right now इस समय यहाँ पे लोकसभा में 543 members है। इसमें से जो 2 members हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट उनको करते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन देखते हैं कि मेंबर्स की कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोक सभा अ पर्सन मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजनशिप उनके पास होनी चाहिए। सेकंड है कि वो इनकी 25 ईयर से उसकी एज कम नहीं होनी चाहिए। या फिर आगे उसके बाद नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पे दिया है he should not hold any office of profit under the union of the government। मीन कि उसको कोई भी ऐसा कोई प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऐसा उसको नहीं होना चाहिए उसके पास। मीन कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल फ्री होना चाहिए। मीन कि जैसे कोई जॉब में हो गया तो वो सोचो कि मैं ऐसा मिनिस्टर बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। ही शुड नॉट बी मेंटली अनसाउंड और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है। वो मेंटली मीन कि उसका दिमाग बिल्कुल सही होना चाहिए। नंबर 4 पे है। नंबर 5 पे है ही और शी शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मीन कि कोई भी ऐसा उसके ऊपर मीन कि आरोपी नहीं होना चाहिए। he or his or her name should be in the electoral roll in any part of the country। मीन कि कंट्री के कहाँ पे भी वो चुन रहा है उसका नेम वहाँ पे दर्ज होना जरूरी है। तो ये इलेक्शन प्रोसीजर हमारे पास है कि इलेक्शन प्रोसीजर इसमें क्या दिया गया है। आई होप कि आपको पहले यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि अभी तक जो हमने इसमें किया है, इसमें क्या है कि अभी हमने क्या देखा कि हमने पार्लियामेंट के बारे में इसको रीड किया। तो पार्लियामेंट के बारे में रीड करते हुए हमें इतने इसके बारे में नॉलेज हुई है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। अभी देखिए इलेक्शन जो है वो आते रहते हैं, आपको पता है इलेक्शन की कंपेनिंग कितनी होती है, ठीक है। तो जो इसका प्रोसीजर क्या है इसको हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये हमारे घरों से होके निकलता है ये इलेक्शन, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये इलेक्शन प्रोसीजर। द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसको डिवाइड करते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ टेरिटोरियल एरिया फ्रॉम विच अ कैंडिडेट इज इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है कि जिस एरिया में
उनका कैंडिडेट एक चुना जाता है, ठीक है। मान लो आपके घर के पास में से कोई चुना गया तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया बन जाता है, टेरिटोरियल एरिया हो जाता है। देयर इज वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तो इलेक्ट होगा। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18, जिनकी एज 18 हो चुकी है एंड अबव हैव अ राइट टू वोट, या फिर उनकी 18 से ऊपर एज हो चुकी है। 18 से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, कुछ आवर्स भी कम ना हो, इनकी वो पूरे 18 ईयर्स हो उसके, तो वो वोट दे सकता है, तो हम चुन सकते हैं। इंडिया हैज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि जहाँ पे इनकी सभी को बराबर हक है, 18 ईयर्स के होने के बाद सबको राइट है कि वो राइट टू वोट है उनको, विच मीन्स दैट एवरी अडल्ट हैज अ राइट टू फ्रेंचाइज, राइट टू वोट, ठीक है। उनको वोट देने का हक है। वोट्स आर कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ सीक्रेट बैलेट। अब आपको पता है कि वोट कैसे होते हैं कि वहाँ पे कहीं पे स्कूल में कहीं पे वोट का सिस्टम ऐसा होता है, तो सीक्रेट रखा जाता है, एक पर्दे के अंदर उसको रखा जाता है, ओपनली उसको नहीं कि कोई भी आके उसको वहाँ पे वोट डाल के चला जाए। That is when a voter casts his or her vote, nobody can know in whose favor he or she has given his or her vote. ये इसलिए ऐसा होता है कि किसी को ये ना पता चले कि किसने किसको वोट दिया है। From 2004 जनरल इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, आर यूज्ड फॉर वोटिंग। इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वन हैज to just press the button against the name of the candidate of his or her choice and the vote is cast। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे बटन होते हैं, ठीक है, और बटन के साथ उनका जो चिन्ह होता है किस में है वो इनकी जो भी उनका अपना चुनाव निशान होगा, ठीक है, उस पर उनके साथ बटन होता था, उस बटन को सिर्फ प्रेस किया जाता है। आपने किसको वोट देना, उस बटन को प्रेस करोगे तो जो वोट है इज कास्ट, तो वोट हो जाता है उसको। तो ये नहीं कि आपने दोनों ही बटन प्रेस कर दिए, मान लो आपने इसको भी कर दिया, मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है, तो ये वोट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो टर्म क्या है, द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स, तो ये 5 ईयर्स के लिए होती है। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, जो पहली मीटिंग की डेट से, दिस टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी। अगर कोई एमरजेंसी लग जाती है तो ये जो टर्म है ये 1 ईयर और एक्सटेंड हो जाती है, क्लियर। बट इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 मंथ्स, पर ये 6 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं की जा सकती आफ्टर द एमरजेंसी एंड्स। जैसे एमरजेंसी खत्म होगी तो 6 मंथ से आगे ये एक्सटेंड नहीं की जा सकती। देन द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड इवन बिफोर इट फुल टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स। अगर 5 ईयर से पहले भी लोकसभा को खत्म किया जा सकता है। ओके ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन से होते हैं, ठीक है, इसमें द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट अ स्पीकर। अब एक स्पीकर को इलेक्ट करते हैं और एक डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं फ्रॉम अमंग देम, अपने अपने बीच में से किसी को इलेक्ट करते हैं। ये दो करते हैं, पहला एक स्पीकर, दूसरा डेप्यूटी स्पीकर। तो द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ लोकसभा, जो जितने भी लोकसभा के सेशंस होते हैं वो स्पीकर वहाँ पे आता है। ही और शी कीप्स द हाउस इन ऑर्डर, ताकि वहाँ पे सबको ऑर्डर में रखा जाए। ही और शी मे बी अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो सकता है। बट वंस इलेक्टेड, पर एक बार जब इलेक्ट हो गया, ही और शी हैज़ टू कंडक्ट हिज और हर बिजनेस इम्पार्शियली। पर ये नहीं, अगर उसको एक बार स्पीकर बना दिया, ये नहीं कि अगर वो बीजेपी का है तो वो बीजेपी के फेवर में बोले, कांग्रेस के नहीं, या कांग्रेस का है तो कांग्रेस के फेवर में बोले, ऐसा नहीं होता है। एट प्रेजेंट सुमित्रा महाजन ऑफ द बीजेपी इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस समय कौन है, सुमित्रा महाजन है, बीजेपी के हैं वो स्पीकर है वहाँ पे लोकसभा के। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, मान लो कि वो लीव पे हैं, वो नहीं आए हैं, तो जो डिप्यूटी स्पीकर है वो उनके सेशन को देखता है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है राज्यसभा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो हम सिर्फ राज्यसभा तक करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है उसको दूसरी क्लास में चेक करेंगे। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और राज्यसभा क्या, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द स्टेट्स पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव एक्टिविटी एट द सेंटर थ्रू द हाउस। अब इसमें देखते हैं कि इसको इसकी कॉम्पोजिशंस क्या होती हैं। इसमें क्या होता है कि 250 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ दीज 238 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। 238 तो वो स्टेट्स के द्वारा चुने होते हैं, एंड यूनियन टेरिटरीज के यूटी, यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, यूटी। एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो इसमें कितने नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, 12, और उसमें कितने होते हैं, 2।
द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर वेल नोन इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, उनको अच्छा नॉलेज होना चाहिए लिटरेचर का, साइंस, आर्ट एंड साइंस, सोशल सर्विस का। एट प्रेजेंट राज्यसभा हैज 245 सीट्स, इस समय राज्यसभा में 245 सीट्स हैं। आउट ऑफ दिस 233 members represent the states and union territories and 12 members are nominated। अब इनकी ये इनकी संख्या थोड़ा कम बढ़ भी सकती है, ठीक है, जैसे 253 से 245 रह गया। तो यहाँ पे जो पर ये जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेशन की जाती है, नेम नॉमिनेट किए जाते हैं, तो उनकी जो इनकी नंबरिंग है वो डिक्रीज नहीं होती है। In order to give adequate representation to the historical marginalized communities, some seats are reserved in the parliament for SCs और STs। इसमें पार्लियामेंट में भी देखो रिजर्वेशन होती है, जो SC होते हैं, ST होते हैं, जो ठीक है बैकवर्ड कास्ट के या शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन होती है, रिजर्व कोटा होता है उनके लिए। तो इन जो ये होते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, आप पहले इनकी हम क्वालिफिकेशंस देखते हैं। क्वालिफिकेशन में है कि टू बिकम अ राज्यसभा मेंबर, अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है, अ पर्सन शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। नंबर पहले तो उसको सिटीजन होनी चाहिए इंडिया की, दूसरा उसकी 30 ईयर्स से नीचे नहीं होनी चाहिए, तीसरा उसके पास कोई भी ऐसा मीन की दोष उसको आरोप नहीं लगा होना चाहिए, और उसके पास कोई भी गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, और या फिर उसके पास वो दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही कंगाल हो ऐसा, या फिर मेंटली अनसाउंड, या फिर उसका दिमाग बिल्कुल ऐसा खराब हो या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हर नेम शुड बी इन द वोटर लिस्ट, उनका नेम वोटर लिस्ट में होना चाहिए ऑफ द स्टेट इन विच ही और सी सीकिंग इलेक्शन। जैसे आप 18 ईयर्स के हो जाओगे तो आपका नेम भी वोटर की लिस्ट में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक तो हमने किया, एक पार्ट 1 को फिनिश किया है। आप इस वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको बुक ओपन करके रखना इसको बेटा। ये पार्ट 1 आज हमने ओपन किया, अब हम यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे पार्ट 2। क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।